रूस की तरफ से भी कोई ऑफरिंग होगी इस डील में? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कर्नल राठौर। हम हमेशा से बहुत कंफर्टेबल रहे हैं, हमारी जो प्रोडक्शन एजेंसीज है HAL वो भी बहुत कंफर्टेबल रही हैं सुखोई या फिर MiG-21, MiG-23, MiG-27 को असेंबल करने में या बनाने में और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के अंदर भी। तो सुखोई 27 का अपग्रेडेड वर्जन है सुखोई 57। अभी हाल ही में इन्होंने चाइना के अंदर अपना प्रदर्शन किया था। वहां पे टेस्ट पायलट्स ने यह बताया कि Su-57 J-35 जो कि चीन का दूसरा एयरक्राफ्ट है, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, जो कि उनके 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स पे रखा जाएगा, तो उससे बेहतर है ये। तो स्टेल्थ होता क्या है? स्टेल्थ का मतलब होता है कि जो रेडार के ऊपर सिग्नेचर हो या हीट सिग्नेचर हो या फिर उसका जो विजुअल सिग्नेचर है वो कम होता है, बहुत कम। ये नहीं होता कि बिल्कुल नहीं होता, पर बहुत कम होता है। यानी कि उसको पकड़ना रेडार के ऊपर या उसको हीट सीकिंग मिसाइल से पकड़ना या विजुअली उसको देखना थोड़ा आसान नहीं है। और ये 5th जनरेशन जहाज है। अभी तक जो हमने बातचीत की वो 4.5 जनरेशन जहाजों की। ये पहला हम 5th जनरेशन जहाज की बात कर रहे हैं। चीन के साथ अगर हम देखें तो उनके पास J-20 200 की संख्या में है, यानी कि 200 J-20 में से कई J-20 वो टिबेटन ऑटोनोमस रीजन पे रख सकते हैं। अभी भी 6 एयरक्राफ्ट उनके डिप्लॉय रहते हैं शिगात्से एयरफील्ड के ऊपर, कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट है। हमारे पास एक भी ऐसा जहाज नहीं है जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट हो, जो 5th जनरेशन का हो। इसके बहुत खूबियां हैं, पर लेकिन इसके अंदर जो इनका वेपन सिस्टम्स हैं उनके लिए अलग अलग बे बनते हैं। बे का मतलब होता है कि वो वेपन सिस्टम दिखता नहीं है बाहर से, लेकिन जब भी वेपन लोड कर दिया जाता है तो वो बे बंद हो जाता है। ऐसे बंद होने के बाद वो पैनल जो है फ्यूजलाज के साथ ही बंद हो जाता है, तो बाहर से दिखता नहीं कौन सा वेपन सिस्टम उसमें लगा हो। लेकिन जब भी इस्तेमाल करना होता है तो वो बे खुल जाता है, वेपन सिस्टम नीचे आता है और फिर उसका इस्तेमाल किया जाता है। वो मेरे ख्याल से स्टेल्थ के लिए प्री रिक्विजिट है। अगर आपके हार्ड पॉइंट्स बाहर लटके होंगे तो वो रडार पे दिखेंगे। बिल्कुल, इसलिए उसको एक एरोडायनेमिक शेप देने के लिए उसे बंद कर देते हो। कर्नल राठौर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और इसमें जो 2 टैंडम वाले हैं बीच वाले, उसमें वो BVR यानी कि एयर टू एयर मिसाइल जो बियॉन्ड विजुअल रेंज की हैं उसको फिट किया जा सकता है, जो R-77 है। उसी तरीके से शॉर्ट रेंज मिसाइल्स को भी फिट करते हैं, लेकिन उसके साइड के बेस हैं उसके अंदर करते हैं। टोटल 6 मिसाइल्स जो है ये कैरी कर सकता है, 10 टन लोड लेके जा सकता है। बाहर भी इसके हार्ड पॉइंट है, लेकिन उसका इस्तेमाल ये करता है लेजर गाइडेड बॉम्ब्स के लिए, और वो बॉम्ब्स का तभी इस्तेमाल करता है जब उसको स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं दिखानी होती, क्योंकि जैसे ही बॉम्ब लगाएंगे तो स्टेल्थ कैपेबिलिटी कम हो जाएगी। लेकिन इस जहाज के साथ एक प्रॉब्लम है। अभी रशिया ने 76 जहाज को ऑर्डर दिया है। ये उन्होंने 2019 में दिया था, रशियन एयरफोर्स ने। जी हाँ। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 2022 के अंदर जो उनका युद्ध हुआ है यूक्रेन के साथ, तो इनके ऊपर वेस्टर्न सैंक्शंस लगे हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक्स, एवियोनिक्स, RF ट्रांस रिसीवर्स और इंटीग्रेटेड चिप्स जो है, जो बहुत ही जरूरी हैं एक फाइटर जहाज के लिए, उसको मिलने में विलंब हो रहा है और उनको थर्ड पार्टी से लेना पड़ रहा है। तो इसके मतलब उसके प्रोडक्शन का श्योरिटी नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और एक चीज ये भी है सर, सुनने में आई है कि जो टेस्ट के लिए बने थे 10 जहाज, उसके बाद रशियन एयरफोर्स को कोई 20 जहाज अभी तक मिल पाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और एक बात और है सर, कि रशिया ने रूस यूक्रेन वॉर में इसको नहीं उतारा। इसमें आपकी बात काफी हद तक सही है कि मई 2022 के अंदर उन्होंने अपनी टेरिटरी में रहते हुए इसमें लॉन्ग रेंज मिसाइल का इस्तेमाल करके यूक्रेन के कुछ टारगेट्स के ऊपर अटैक किया था, लेकिन यूक्रेन की वायु सीमा के अंदर वो नहीं गए। ये आपकी बात बिल्कुल सही है। इनका एक जहाज ड्रोन अटैक के अंदर डैमेज हुआ था, जो यूक्रेन ने ड्रोन भेजे थे उनके ऊपर अटैक करने, तो एक जहाज डैमेज हुआ था। आपकी बात बिल्कुल सही है कि इनके 10 प्रोटोटाइप थे और 22 के करीब जहाज आज इनके पास है। ये 76 जहाज को पूरा नहीं कर पाए, जो अपने जहाज नहीं बना पा रहे और इतना विलंब हो रहा है, उनसे जहाज लेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे जो 6 स्क्वाड्रन्स चाहिए हमको 2035 से पहले, वो पूरे नहीं हो पाएंगे।